आंखें बंद करो गाइस और उसे वापस से खोलो। ये जो भी दुनिया आप देख रहे हो, क्या ये दुनिया आपके देखने की वजह से क्रिएट हो रही है? क्या आपका कॉन्शियसनेस अहम रोल प्ले कर रहा है इस दुनिया को आपके लिए क्रिएट करने में? बहुत ही विचित्र सा, इवन पेचीदा सा ये ख्याल लग रहा होगा, बट फिर ऐसा क्यों है कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने ये आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल थियरी बनाई है, वो सभी एग्जैक्टली यही सोचा करते थे, एग्जैक्टली इसी आइडिया में बिलीव करते थे। यहां तक कि एंशिएंट वैदिक फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी में भी यूनिवर्स को माया यानी कि इल्यूजन कहा गया है। तो क्या फाइनली वो पल आ चुका है जब विज्ञान और धर्म कहीं पर जाकर फाइनली एक हो जाते हैं? बहुत ही जल्द आपको इसका जवाब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वांटम थियरी के साइंटिस्ट ऐसे सुपरनैचुरल से कॉन्सेप्ट में आखिर क्यों मानते थे। क्योंकि जनरली जैसे आपको पता है, विज्ञान सुपरनैचुरल कॉन्शियसनेस या फिर आत्मा जैसी चीजों में बिलीव नहीं करता। सो यहां पर इन साइंटिस्टों से क्या कोई भूल हुई है? इसे समझने के लिए ना इस पूरे फसाद की शुरुआत से हमें शुरू करना होगा, जो है इतिहास के सबसे पावरफुल और चमत्कारी एक्सपेरिमेंट, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। अब बहुत से लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसे शायद से कोई होगा जो इसके हर सीक्रेट को अच्छे से समझता हो। इस एक्सपेरिमेंट को आज हम आपके दिमाग में इसके प्रॉपर इंटरप्रिटेशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग के साथ वंस एंड फॉर ऑल छाप देंगे, क्योंकि क्वांटम थियरी की रीढ़ की हड्डी है और ये भी यही प्रूफ करती है कि रियलिटी यानी कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही है, जो चीजें मौजूद है, जो हमें दिखाई दे रही है, ये सब कुछ बस सिर्फ एक इल्यूजन है। वंस अगेन, जिसकी क्वांटम थियरी के फादर्स बिलीव करते थे। आज से कुछ सेंचुरीज पहले हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी कि ब्रह्मांड के कुछ बेसिक चीजें, जिसकी लाइट और उसके नेचर को लेकर सभी बड़े बड़े फिजिसिस्ट कंफ्यूज थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइट एक पार्टिकल है या फिर एक वेव है, यानी कि वो एक पार्टिकल की तरह नेचर में बिहेव करता है या फिर एक वेव की तरह। अब मेरे साइंटिफिक टेम्पर्ड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, विज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स की सबसे बड़ी महिमा होती है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है एविडेंस के तौर पर, और एक्सपेरिमेंटली जो भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, सामने यही चीज आ रही थी कि ये लाइट दोगलापंती दिखा रहा है। मतलब एट द सेम टाइम इट इज एक्टिंग लाइक अ पार्टिकल एंड एक्टिंग लाइक अ वेव। मानो कि जैसे एक ही समय में एक सिक्का दो पहलू दिखा रहा हो। यानी कि उस टाइम पर कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि लेट्स से अगर एक फिजिसिस्ट कह रहा है कि आपकी पहनी हुई शर्ट व्हाइट है, तो दूसरा कह रहा था उसी सेम शर्ट को देखकर कि वो ब्लैक कलर है, और सिर्फ कहना ही नहीं, एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स के रूप में प्रूफ करके भी दिखा रहे थे। एक चीज के दो अलग अलग नेचर कैसे हो सकते हैं? इसके लिए समझना होगा उन एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्टों ने आखिर क्या देखा। लेट 17th सेंचुरी में ही ना साइंटिस्ट दो ग्रुप में बटे हुए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इनमें से ग्रुप ए जो न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे, वो ये मानते थे कि लाइट एक पार्टिकल है, और ग्रुप बी, जिसे डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हुइगेंस लीड कर रहे थे, वो ये मानते थे कि लाइट एक वेव है, और दोनों के पास पुख्ते एक्सपेरिमेंटल सबूत थे। अब इन दोनों ग्रुप के लीडर्स यानी कि न्यूटन और हुइगेंस ने पास्ट में लगभग एक ही समय पर अपने अपने थियरीज दिए थे, लेकिन क्योंकि न्यूटन उस समय के एक प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट थे, तो अगले करीब 100 सालों तक उनकी पार्टिकल थियरी को ही मेन स्ट्रीम फिजिक्स ने एक्सेप्ट किया। अब उनका यह दाव तब कमजोर पड़ा जब अर्ली 19th सेंचुरी में एक के बाद एक ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए, जिन्होंने लाइट को एक वेव की तरह प्रूफ कर दिया। पहला एक्सपेरिमेंट साल 1804 में हुआ था, जब ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने पहली बार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए लाइट का यूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न शोकेस किया। और दूसरा एक्सपेरिमेंट साल 1819 में हुआ था, जब फ्रेंच फिजिसिस्ट फ्रैंको अरागो ने अपने पॉइसन स्पॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए लाइट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो किया था। अब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न तब बनता है जब दो वेव्स रिस्पेक्टिवली या तो मर्ज होते हैं या एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, यानी कि वो वेव्स द्वारा क्रिएट होते हैं। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स की वजह से क्रिश्चियन हुइगेंस की थियरी को फाइनली लाइमलाइट मिल गया, और अपने 2:0 के स्कोर के चलते फिर अगले 100 सालों तक हुइगेंस की वेव थियरी ने राज किया। स्कोर अब तक 2-0 था, राइट? बट पिक्चर अभी बाकी है फ्रेंड्स। अब देखना यहां पर पार्टिकल थियरी कैसे कवर अप कर दी है। इसके बाद आया 20th सेंचुरी, और इस टाइम पर दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए जिन्होंने ना चाहते हुए भी न्यूटन की पार्टिकल थियरी को फिर से जिंदा करके लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया 1905 में, परफॉर्म्ड बाय वन एंड ओनली आइंस्टाइन, जिसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि लाइट पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके उन्हें अपने एटम से बाहर फेंक देती है, और फेंक सकती है। तो देयर इज एन इंटरैक्शन, जो इंटरैक्शन सिर्फ पार्टिकल ही कर सकता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट था 1923 का कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें फिजिसिस्ट आर्थर कॉम्पटन ने यह डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक्सरे लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराने पर अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देती है।
आफ्टर दीज टू डेमोन्स्ट्रेशंस अब ग्रुप ए और ग्रुप बी इन दोनों के पास एक थियरी और 2 एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे एंड देयरफॉर स्कोर अब बराबर का हो गया था 2:2। अब जरूरत थी सिर्फ एक टाई ब्रेकर की। अगले कई सालों तक इस टाई ब्रेकर को खोजने की भरपूर कोशिश की गई, बट एक सॉलिड वाला टाई ब्रेकर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों ही तरफ के आर्गुमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स काफी स्ट्रांग थे और दोनों ही थियरीज को सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो मल्टीपल लोग भी कर लेते थे तो भी उन्हें सेम ही रिजल्ट्स मिलते थे। इसका मतलब दोनों की ऑब्जर्वेशंस में कोई गलतियां नहीं थी और इसीलिए फाइनली एट लास्ट सभी फिजिसिस्ट को यूनानिमसली ये मानना पड़ा कि लाइट प्रोबेबली डुअल नेचर दिखाता ही है। लाइट दोगला है, वो एक ही समय पर पार्टिकल और वेव इन दोनों के रूप में नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब इस धारणा का बनना फिजिक्स की दुनिया में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहां इस ब्रह्मांड की रियलिटी को डिफाइन करने का पहला अध्याय खत्म हुआ और फिजिक्स ने फाइनली अपने दूसरे अध्याय की ओर कदम बढ़ाया, जो था अब मैटर को समझना। अब तक हमने बात की थी लाइट के बारे में, राइट? अब बारी आ गई थी मैटर को समझने की, पार्टिकल्स, एटम्स, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा। सो साइंटिस्ट ये समझ चुके थे कि लाइट डुअल नेचर दिखाता है, बट इस धारणा के बाद फिजिसिस्ट ने पहली बार ये सोचना शुरू किया कि व्हाट इफ आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है वो भी अगर लाइट की ही तरह एक वेव और पार्टिकल का मिश्रण या डुअल नेचर दिखाता हो तो। क्योंकि साल 1924 में यानी कि कॉम्पटन के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद फेमस फ्रेंच फिजिसिस्ट लुई डी ब्रॉली ने यह हाइपोथेसाइज किया था कि अगर लाइट वेव पार्टिकल डुअलिटी दिखा सकती है तो फिर नॉर्मल मैटर और उसके सभी पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये वेव पार्टिकल डुअलिटी क्यों नहीं दिखा सकते? इन्होंने क्या गुनाह किया है भाई? स्मार्ट थॉट, राइट? तो साल 1927 में 2 अमेरिकन फिजिसिस्ट क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मर ने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की ठानी और अपने फेमस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के जरिए ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया कि लाइट हो या मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स और सारे पार्टिकल्स, क्वांटम लेवल पर सभी चीजें इंडीड वेव का नेचर भी शो करती है। सो दे एक्ट लाइक वेव्स ऑन अ क्वांटम स्केल। अब आई डोंट नो आप इस दुविधा को इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, बट उन दिनों में ये साइंटिस्टों के दिमाग में मानो एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। जरा कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को ब्रॉली के जगह पर रखकर सोचो कि एक तरफ आपको शॉर्ट पता है कि आपके आसपास मौजूद चीजों को आप छू सकते हो, उन्हें आप फील कर सकते हो, एंड येट एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है कि वो सभी चीजें दरअसल सॉलिड पार्टिकल से नहीं बल्कि वेव से बनी हुई है जिन्हें छुआ ही नहीं जा सकता क्योंकि उनका कोई डेफिनेट पोजीशन ही नहीं है। उनका तो अन्य लोकेशंस में से किसी एक लोकेशन में मिलने की बस संभावना है। और बस फिर यहीं से एक ऑब्वियस इंप्लीकेशन निकला कि शायद अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्वांटम लेवल पर दुनिया ऐसे विचित्र तरीके से काम करती है, लेकिन उस क्वांटम लेवल से हमारे मैक्रो वर्ल्ड तक आते आते सभी पार्टिकल्स के वेव के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है कि वो अपने इस वेव नेचर को गिव अप करके एक डेफिनेट स्पेसिफिक रियलिटी में तब्दील हो रहे हैं। बट किसी को भी नहीं पता था ये आखिर हो कैसे रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी के पास कोई आइडिया, कोई थियरी नहीं थी। और यही एग्जैक्ट चीज अगले 100 सालों तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सवाल रहने वाला था। अब फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप भी अपने किसी भी साइंस लवर फ्रेंड से अगर ये सवाल पूछोगे, अच्छा चांस है उन्हें भी ये नहीं पता होगा। बट डोंट वरी, आप आज ये जानकर जाओगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं वापस से रीट्रेट कर देता हूं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे जो पार्टिकल्स है वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि उनका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, बट एक मैक्रो लेवल पर दे आर एक्टिंग लाइक प्रॉपर डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो वेव्स की तरह अपने लोकेशन को बदलते रहते हैं। तो ये कन्वर्जन, ये वेव फंक्शन से पार्टिकल नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन आखिर कैसे हो रहा है? वेल, तब तक अपने दिमाग दौड़ाओ, इसका जवाब आपको आगे बहुत जल्द मिलेगा। बट कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये वेव नेचर से पार्टिकल में कन्वर्ट होना साइंटिस्टों को इतना पेचीदा लग रहा था कि मानो जैसे माया से माल बन रहा हो, और इसीलिए इस फैक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने फिलॉसफी का सहारा लिया। और फिर इसके बाद शुरू हो जाता है वही एपिसोड जब श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट हिंदू फिलॉसफी से काफी इंस्पायर हुए थे, जहां पे इल्यूजन से कुछ क्रिएट हो रहा है इसके बारे में चर्चा की थी, वेदांत फिलॉसफी। बट फ्रेंड्स, अभी तक कहानी में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ मत करो क्योंकि कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये टेक होम मैसेज नहीं है कि सब कुछ माया से क्रिएट हो रहा है।
आगे चल के पता चलेगा कि रियल सस्पेंस क्या है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे क्वांटम फिजिक्स के फादर्स भी उसको ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे, जो आज जस्ट बिकॉज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसीलिए आप उससे ज्यादा जान पाओगे। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द साइंटिफिक कम्युनिटी, सो एक तरफ जहां पर लुई डी ब्रॉली के एक्सपेरिमेंट को डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट द्वारा सही प्रूफ कर दिया गया था कि यस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आल्सो एक्ट लाइक वेव्स ऑन क्वांटम लेवल, उसी वक्त ऑन द अदर हैंड क्वांटम फिजिक्स के तीन प्रोमिनेंट फाउंडिंग फादर्स नील्स बोर, अर्विन श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग भी काइंड ऑफ अपने उस वक्त के स्टैंड से कुछ इतने खुश नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने इस वेव नेचर को डीप में स्टडी करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूले इजाद कर दिए कॉल्ड वेव फंक्शन। सो अब बारी थी उन क्वांटम वेव्स की स्टडी करने की, ताकि हमें उसके बिहेवियर के बारे में और जानकारी मिले, जिसके लिए उन्होंने वेव मैथमेटिक्स का सहारा लिया और वेव फंक्शन करके एक नया कॉन्सेप्ट इजाद हुआ। बट उन दिनों हाइजेनबर्ग सेपरेटली अपने मेंटोर नील्स बोर के साथ मिलकर काफी बेसब्री से ढूंढ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन ने वेव नेचर को इतने अच्छे से डिस्क्राइब तो कर दिया है और हम काफी अच्छे से एक वेव को समझ भी चुके हैं, तो फिर वो वेव कोलैप्स आखिर क्यों और कैसे होती है ये नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या हम कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं? सो कई दिनों तक दिमाग दौड़ाने के बाद नील्स बोर और हाइजेनबर्ग को ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं इसका आंसर उन्हें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही दे सकता है, और इसीलिए उन्होंने इस बार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक नया ट्विस्ट, एक नए एंगल को ऐड करके सोचने की कोशिश की। इस बार उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हो अगर इसी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम एक डिटेक्टर यूज करें उन फोटॉन्स पर नजर रखने के लिए। तो इस केस में शायद हमारा एक्ट ऑफ मेजरमेंट एक पार्टिकल के वेव नेचर को रियलिटी में, यानी कि पार्टिकल नेचर में तब्दील होने के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि किसी चीज को ऑब्जर्व करना या डिटेक्ट करना खुद में ही उसे मेजर करना है, जिसके लिए उसके साथ किसी चीज को इंटरैक्ट करना होगा, राइट? आई मीन, जब आप अंधेरे में किसी चीज को देखते हो तो हो क्या रहा है? आप उस चीज पर टॉर्च मारते हो, जिससे टॉर्च से निकलते फोटॉन्स उस ऑब्जेक्ट को हिट करके उसकी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों की रेटिना तक पहुंचाते हैं। तो हो ना हो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी ये डिटेक्टर जरूर इंटरैक्ट करेगा उन पार्टिकल्स के साथ, और इस वजह से वेव फंक्शन कोलैप्स होगा। अब इसी आइडिया, उससे डेवलप थॉट्स और उसके अनगिनत वर्जन्स का फिर आगे चल के नाम पड़ा द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। सिंस हाइजेनबर्ग और नील्स बोर के ये सारे डिस्कशंस ओरिजिनली बोर के होम टाउन कोपेनहेगन में हुए थे, जब हाइजेनबर्ग वहां पर उनसे मिलने गए थे। अब इस आइडिया से कुछ बहुत ही वियर्ड कंक्लूजन्स निकले। बहुत से मिस्टिक्स और सुपरनैचुरल गुरु किताबें लिखने लग गए कि देखो, जब तक आप चीजों को देखते नहीं तब तक उसका अस्तित्व होता नहीं, सब कुछ बस इल्यूजन है, और आपकी आत्मा, आपकी कॉन्शियसनेस उनमें जान भरती है। आपके नजरों के जरिए आपका कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड को क्रिएट कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने भी मे बी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो ये कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि देखने से ही रियलिटी क्रिएट होती है। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये क्वांटम मैकेनिक्स का बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है, और जल्द ही आप जानोगे क्यों। बट उस समय हमारे आइंस्टाइन भैया को भी ये आइडिया बहुत ही विचित्र लगा था, और इनफैक्ट यही वजह है कि लेट 1920s में उन्होंने नील्स बोर को वो फेमस ताना मारा था, डू यू रियली बिलीव द मून इज नॉट देयर व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट इट? और आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत बड़े अपोजर थे। उन्होंने नील्स बोर के इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिटेक्टर वाले थॉट एक्सपेरिमेंट से एग्री नहीं किया, इवन दो नील्स बोर ने सब कुछ मैथमेटिकली बैक भी किया था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, और आइंस्टाइन को इस ऑब्जर्वेशन का पुख्ता सबूत मिल जाता, और वो चीज थी उस एक्सपेरिमेंट को डिटेक्टर के साथ परफॉर्म करने के लिए लगने वाली टेक्नोलॉजी की। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो पार्टिकल्स को नापने के लिए ऐसा कोई प्रिसाइज डिटेक्टर बना सके। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो आज के तारीख में आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्वांटम मैकेनिक्स को उनके फाउंडिंग फादर्स से ज्यादा एक्यूरेटली समझने की। हाइजेनबर्ग या नील्स बोर या इवन श्रोडिंगर कभी ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाए जो एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स का सही इंटरप्रिटेशन दे सके। वो खुद भी काइंड ऑफ कंफ्यूज ही चल बसे। उन्हें ऑब्जर्वेशंस तो वियर्ड दिख रहे थे, लेकिन उसके पीछे के मीनिंग को वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज सिर्फ इस एक वीडियो से आप सभी का ये ऐतिहासिक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बिकॉज मूविंग फॉरवर्ड ये वेव फंक्शन कोलैप्स का अपडेटेड एक्सपेरिमेंट तो प्रैक्टिकली जर्मन फिजिसिस्ट एच डाइटर जे ने समझाया, जब उन्होंने 1970 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली रियल लाइफ में डिटेक्टर के साथ परफॉर्म किया और उसके ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स दुनिया के सामने रखे। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने यह बताया कि बात कुछ ऐसी है ना कि हमने अपने दिमाग में मैटर के वेव्स को लेकर जो भी खिचड़ी पका के रखी है
कि वेव्स कैसी होती है, वो कोलैप्स कैसे होती है और रियलिटी कैसे पैदा करती है, ये सब कुछ एक बकवास इंटरप्रिटेशन है। डाइटर्स है और उनके बाद भी जो सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स हुए इन 80s, उन्होंने एक ही तरफ इशारा किया कि असल में क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो कंफ्यूजन है वो सारा का सारा सिर्फ दो शब्दों की वजह से ही पैदा हो रहा है, और वो शब्द है वेव फंक्शन कोलैप्स। इसकी जगह पर अगर हम क्वांटम डिकोहेरेंस इस शब्द का इस्तेमाल करें तो क्वांटम मैकेनिक्स सडनली पानी की तरह साफ हो जाता है, इतना साफ और सरल कि एक बच्चा भी उसे 4 लोगों को सिखा सकता है। दरअसल साल 1926 में जब श्रोडिंगर ने अपना इक्वेशन दिया था, तब उस वक्त एक जर्मन फिजिसिस्ट थे मैक्स बॉर्न करके। उन्होंने उस वेव इक्वेशन का मतलब समझाने के लिए फेमस बॉर्न रूल इन्वेंट किया था। इस बॉर्न रूल के मुताबिक जो हम स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि पार्टिकल्स ब्रह्मांड में एक पानी जैसे फ्लूइड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। उसका सिंपली सिर्फ इतना मतलब है कि जिस तरह इस बहते पानी के सभी H2O मॉलिक्यूल्स मिलकर एक ही फ्रीक्वेंसी पर ऊपर नीचे मूव होते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसी तरह एक पार्टिकल बीम से निकले सभी पार्टिकल्स भी एक ही फ्रीक्वेंसी पर प्रोपोगेट होते हुए स्क्रीन तक बढ़ते हैं। अब इस तरह की मूवमेंट से जाहिर सी बात है स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, बिकॉज वो वेव्स की तरह प्रोपोगेट हो रहे हैं, जिसमें हम श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करके ओरिजिनल वेव के इंडिविजुअल पार्टिकल्स सबसे ज्यादा स्क्रीन पर कहां पर जाकर टकराएंगे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम किसी एक स्लिट, लेट्स से स्लिट 2 के पास एक डिटेक्टर लगाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो डिटेक्टर स्लिट 2 से निकलते पार्टिकल्स पर फोटॉन्स मारेगा, ताकि किसी शिप के सोनार सिस्टम की तरह वो बाउंस होकर वापस आए और हमें उन पार्टिकल्स की कुछ खबर दे। पर इस डिटेक्शन मेथड में एक फंडामेंटल फ्लॉ है जो आई एम श्योर आप सभी से मिस हो गया था, लेकिन आज नहीं। आज वो हमारे इस पिक्चर का हीरो है जिसका नाम है क्वांटम डिकोहेरेंस। अब क्वांटम डिकोहेरेंस का सिंपली मतलब होता है कि पार्टिकल्स के वेव मोशन का सिंक ब्रेक हो जाना, आउट ऑफ सिंक चला जाना, कोहेरेंस उसका टूट जाना, इसीलिए नाम डिकोहेरेंस। सो सिंस वो पार्टिकल्स हमारे फोटॉन से रैंडमली किसी भी एंगल पर टकरा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। वो फाइनल स्क्रीन पर कहीं पे भी जाकर टकराएंगे, एक प्रॉपर वेव वाले इंटरफेरेंस पैटर्न में नहीं। दूसरी चीज, सिंस इस टकराव से उन पार्टिकल्स की कुछ एनर्जी हमारे फोटॉन्स में ट्रांसफर हो जाएगी, सो देयरफॉर स्लिट 2 के पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी स्लिट 1 के पार्टिकल से आउट ऑफ सिंक चली जाएगी। सो दोनों पोजीशन और मोमेंटम इफेक्ट हो चुका है, और इसीलिए हमें अंत में पैरेलल सिंक वाला इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा। मतलब हमने अच्छे भले मस्त वेव पैटर्न का कबाड़ा कर दिया उस पर डिटेक्टर मार के। सो जो फाइनल स्क्रीन पर जो पार्टिकल साथ मिलकर एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहे थे, वो जस्ट उस डिटेक्टर की वजह से एक नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाएंगे। सो अब मुझे बताओ, इसमें अननेसेसरीली कॉन्शियसनेस या स्पिरिचुअलिटी या सोल घुसाने की क्या जरूरत है? क्लियरली सिर्फ यहां पर श्रोडिंगर द्वारा दिया गया मैथमेटिकल वेव फंक्शन कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि उसकी मदद से अब आप स्क्रीन पर यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल कहां पर जाकर टकराएगा। आपने अपने हाथों से उसके वेव बिहेवियर की धजिया जो उड़ा दी है। अब फ्रेंड्स यहां पर एक और एक चीज को नोटिस करना, पहले हमें पैटर्न्स मल्टीपल दिख रहे थे, अब वो लोकलाइज हो चुके हैं। और एक पार्टिकल होता ही क्या है? इट्स लोकलाइज्ड एनर्जी, राइट? और लो, यही तो है आपका वेव से पार्टिकल कन्वर्जन, क्वांटम डिकोहेरेंस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, बिकॉज आई नो आपको यहां तक संतुष्टि नहीं मिली होगी। इसके साथ दूसरा बड़ा सवाल भी खड़ा कर देते हैं कि ऐसा क्यों है कि फिर क्वांटम ऑब्जेक्ट्स तो वेव की तरह बिहेव करते हैं बट बड़े ऑब्जेक्ट्स नहीं करते। वेल, इसके लिए ना क्वांटम डिकोहेरेंस हो कैसे रहा है उसे समझना होगा। सो इमेजिन करो एक टोटली एम्प्टी स्पेस है, इसमें आपने फोटॉन्स शूट किए, फिर इलेक्ट्रॉन शूट किया और फिर क्वार्क्स शूट किए। अब हर पार्टिकल का अपना इंडिविजुअल वेव फंक्शन है, जिसकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। अब यहां पर दो चीज होगी, पहला तो ये क्वांटम पार्टिकल्स के बीच क्वांटम एंटेंगलमेंट होने लगेगा, यानी कुछ पार्टिकल्स अपने अपने वेव फंक्शंस को शेयर करने लगेंगे, और दूसरा इतने इंटरैक्शंस की वजह से इनके वेव प्रॉपर्टीज चेंज होने लगेंगे। जो सभी वेव्स शुरुआत में पहले इन सिंक थे, अब आउट ऑफ सिंक होने लगेंगे, और इसे ही कहते हैं डिकोहेरेंस। उन्होंने अपना कोहेरेंस यानी कि अपना सिंक खो दिया है। इसे कुछ ऐसे समझो, और अभी नवरात्रि का भी मौसम चल रहा है, गरबा खेलते वक्त कैसे डांसर्स एक साथ एक ही सिंक में शुरू करते हैं और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन सभी के स्टेप्स आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं, और यही एग्जैक्टली क्वांटम सिस्टम के साथ भी होता है। और
और जब उस क्वांटम सिस्टम के अलग अलग पार्टिकल्स के वेव फंक्शन एक दूसरे से डीसिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो सिंक खोने की वजह से मैथमेटिकली इस पूरे क्वांटम सिस्टम की वैल्यू एक दूसरे को कैंसल आउट करके एक ही सिंगल नेट आउटपुट निकलेगा। और यही वजह है कि बड़े ऑब्जेक्ट्स कभी भी हमें वेव की तरह बिहेव करते नहीं दिखते, क्योंकि उनमें इतने सारे एटम्स होते हैं कि वो सभी एटम्स के वेव की फ्रीक्वेंसी एक ही सिंक में कभी भी वाइब्रेट नहीं कर सकती। इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक टेनिस बॉल का अगर हम एग्जांपल ले तो उसमें 10 क्वाड्रिलियन एटम्स होते हैं। क्या आपको लगता है ये सभी एटम्स एक साथ एक ही वेव का सिंक अचीव कर पाएंगे? एनवायरनमेंट में कितने ही चीजों से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो एटम्स जो इजीली उनके वेवीनेस के सिंक को डीसिंक्रोनाइज कर देगा। इट्स लाइक 100 घड़ियों को एक साथ स्टार्ट करो और फिर बीच बीच में कोई आकर उन्हें छेड़ता रहेगा तो वो सभी आफ्टर सम टाइम एक टाइम पर एक ही टाइम कैसे दिखाएंगे। और इसीलिए बड़े ऑब्जेक्ट्स हमेशा वेव प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पार्टिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कस उनका वेव नेचर डिकोहेरेंस की वजह से एवरेज आउट होकर पार्टिकल नेचर में तब्दील हो गया है। बट इन प्रिंसिपल ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप एक टेनिस बॉल के समहाउ सारे 10 क्वाड्रिलियन एटम्स के वेव फंक्शंस को यूनिसन यानी कि एक सिंक में ला सको तो वो टेनिस बॉल भी वेव की प्रॉपर्टीज को दिखाने लगेगा, यानी कि वो एक क्वांटम ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करने लगेगा। इनफैक्ट साइंटिस्टों ने तो प्रैक्टिकली कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा करके दिखाया भी है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एटम्स थे। क्रेजी राइट? बट बॉल के केस में इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू दैट। बट अगर समहाउ ये हो भी जाता है तो एक और एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है जिसकी वजह से फिर भी हमें बॉल इधर उधर क्वांटम पार्टिकल की तरफ पोजीशन बदलते हुए नहीं दिखेगा। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ डी ब्रॉली वेवलेंथ इक्वेशन, जो है ये वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, जो बेसिकली ये बताता है कि जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट का मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। सो एक बॉल के केस में ये निकल के आता है 10 raised to the power of -33 मीटर्स, जो कि एक प्रोटॉन के साइज के जितना डिस्टेंस है। इसे कोई इंसान नोटिस ही नहीं कर सकता। सो या इवन इफ अगर आप टेनिस बॉल के सारे एटम्स के वेव फंक्शंस को सिंक में भी ला लोगे तो टेनिस बॉल वेव प्रॉपर्टीज तो ले लेगा, बट आप उसके वेवीनेस को नोटिस भी नहीं कर पाओगे, उसके वेव नेचर को नोटिस ही नहीं कर पाओगे। और इन्हीं यूनिवर्स के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से फ्रेंड्स क्वांटम दुनिया हमें कुछ अलग नजर आएगी ही और क्लासिकल दुनिया कुछ अलग नजर आएगी। ये रेस्ट्रिक्शंस वो बैरियर है जो क्वांटम दुनिया को क्लासिकल दुनिया से हमेशा सेपरेटेड रखेंगे। जस्ट मैजेस्टिक राइट? और आप अब ये भी जान गए हो कि ये वेव फंक्शन कोलैप्स कहो या क्वांटम डीकोहेरेंस कहो, ये कंप्लीटली फिजिकल और लॉजिकल प्रोसेस है और ना कि कोई सुपरनैचुरल प्रोसेस जो आपकी आत्मा या कॉन्शियसनेस करवा रही हो। एक्चुअल रियलिटी में तो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी के वजह से नेचुरली वाइब्रेट करते ही रहते हैं। इनफैक्ट साइंटिस्ट सब इस डीकोहेरेंस को बहुत ही अच्छे से समझते भी है, इतना कि उन्होंने रीकोहेरेंस के एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करके उसे भी सक्सेसफुली करके दिखाया। यानी कि सबसे पहले क्वांटम डीकोहेरेंस करवाया लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स के बीच में और फिर इंडिविजुअल वेव फंक्शंस पर नजर रखा कि वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं और फिर वापस से उनके वेव फंक्शंस को कोहेरेंट बनाया, यानी कि सेम सिंक में सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करवाया, जिससे कि वो शुरुआत में तो वेव्स थे लेकिन पार्टिकल बने और फिर वापस से वेव्स बन गए। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज माइंड ब्लोइंग राइट? ये चीज दर्शाता है कि क्वांटम दुनिया भी शायद अभी हमें समझ में आने लगी है। बट एनीवे फ्रेंड्स, खुशी तो आज इस बात की होगी कि आप फाइनली समझ चुके हो कि क्वांटम डीकोहेरेंस क्या होता है, वेव फंक्शन कोलैप्स क्या होता है, माया इल्यूजन से मैटर कैसे क्रिएट हो रहा है। इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल रीजन नहीं है, ये कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस है कॉल्ड क्वांटम डीकोहेरेंस। अब आई नो मे बी ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार देखा है आपने, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप भी दोस्तों के सामने डींगे मार सकते हो। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे यूनिवर्स के मिस्ट्रीज मैं आपके लिए हमेशा खोलते रहूंगा। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स अगर उन्हें इसकी जरूरत है तो। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।